हेलो एवरीवन, ये है हमारा डे 2 और हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसफार्मर को। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर अटेंशन ऑल यू नीड से निकला था। उसमें पहली बार डिस्क्राइब किया गया था ट्रांसफार्मर वर्ड को। अटेंशन तो पहले निकल चुका था, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ। कुछ पेपर्स को देखते हैं और उससे ट्रांसफार्मर तक कैसे पहुंचा वो देखते हैं। तो पहला पेपर हम जो देख रहे हैं उसका नाम है सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग विथ न्यूरल नेटवर्क। ये 2015 में पब्लिश किया गया था। और अगर आपने पहले के टॉपिक्स पढ़ रखे होंगे तो आपको थोड़ा नॉलेज होगा इस पेपर के बारे में। ये LSTM पे वर्क करता है और हमारे पास एक इनकोडर होता है, एक डिकोडर होता है और बीच में हमारा होता है कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। तो हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर या हमारा कोई भी आर्किटेक्चर वो टेक्सचुअल डाटा नहीं ले सकता है, उसे चाहिए न्यूमेरिकल डाटा। तो ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जो है ये सारे टेक्सचुअल इनपुट को एक वेक्टर में स्टोर करता है, लाइक एक वेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो ये मे बी 1D वेक्टर हो सकता है, 2D वेक्टर हो सकता है, 3D वेक्टर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लाइक अगर हम HARSHIT ले रहे हैं, HARSHIT, तो मे बी कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जो है ये इसको एक 5D वेक्टर में स्टोर करें। ऐसा कुछ भी हो सकता है। लाइक हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे और एक्चुअल पेपर में क्या हुआ था वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कल की वीडियो में आपको सबसे पहले ये दिखाना भूल गया था कि ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर दिखता कैसा है। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये है हमारा बेसिक ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर। यहाँ पे मैं शायद लिख नहीं सकता। तो हमने एक इनपुट दिया। इनपुट एम्बेडिंग क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। पोजिशनल इनकोडिंग क्या होता है वो बहुत ज़रूरत है, हम वो पढ़ेंगे। मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। एड्स एंड नॉर्म्स पढ़ेंगे। ये इधर लेफ़्ट वाला NX जो है उसको इनकोडर कहते हैं, राइट वाला NX जो है उसको डिकोडर कहते हैं। और आउटपुट में भी पोजिशनल इनकोडिंग होता है। लीनियर क्या होता है, सॉफ्टमैक्स क्या होता है, आउटपुट क्या निकलेगा। लाइक ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है ट्रांसफार्मर का। हम इसको बहुत ही डिटेल में हर टॉपिक वाइज टॉपिक इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो हम पहले डिस्कस कर रहे थे सीक्वेंस टू सीक्वेंस वाला पेपर का, पहले वो देखते हैं। तो हम आ जाते हैं इस टैब पे। तो मैंने एक इमेज ऑलरेडी खोल रखा है। तो तो ये जो हमारा पेपर आया था सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग विथ न्यूरल नेटवर्क 2014 में आया था या 2015 में आया था शायद। तो इसने एक एग्जांपल लेके दिखा है जिसमें ये इंग्लिश का सेंटेंस है, द वेदर इज़ नाइस, और उसको उन्होंने फ्रेंच आउटपुट सेंटेंस में ट्रांसलेट किया है। तो ये LSTM इनकोडर है लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में LSTM डिकोडर है। तो इनकोडर में हम 1 by 1 हर सेंटेंस को दे रहे हैं सीक्वेंसी। क्योंकि ये LSTM पे वर्क करता है तो हमें सीक्वेंस वाइज सेंटेंस देना पड़ेगा। हम सारे के सारे वर्ड एक सेंटेंस के वर्ड को एक साथ पैरेलल प्रोसेस नहीं कर सकते। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो हमने द वर्ड दिया, वेदर वर्ड दिया, इज वर्ड दिया, नाइस वर्ड दिया, और उन पूरे सेंटेंस का एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर इसने जनरेट किया। लाइक ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जो है ये किसी पार्टिकुलर वर्ड का ही नहीं है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस का ही कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है। और इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को जब हमने डिकोडर में दिया तो उन्होंने ट्रांसलेट करके हमें ये दिया, ये आउटपुट। मुझे फ्रेंच नहीं आता, अगर आपको आता है तो आप पढ़ सकते हो। तो अब हम अपने नोट्स पे जाते हैं पहले। तो यहाँ पे भी हमने वही बताया, ये LSTM है, ये इनकोडर है, ये डिकोडर है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जनरेट हुआ, डिकोडर में जाके उन्होंने ट्रांसलेट किया वर्ड को, वो सॉफ्टमैक्स में गया, वो आउटपुट में गया। सॉफ्टमैक्स क्या है वो हम आगे देखेंगे। अगर मैं सॉफ्टमैक्स का बेसिक फंक्शन बताऊँ तो वो नॉर्मलाइज करता है चीज़ों को। नॉर्मलाइजेशन आपको पता होगा, लाइक शायद -1 से 1 को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, परसेंटेज टाइप में, लाइक 1 to 100 में देगा या 0.1 से 1 तक देगा, 0 से 1 तक देगा, इस टाइप से। लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करते हैं सॉफ्टमैक्स। एम्बेडिंग क्या होता है मैं वो बताता हूँ। अगर हमने कोई इनपुट लिया, मैं एक नया पेज ऐड करता हूँ पहले। अगर मान लेते हैं हमने कोई इनपुट लिया, इट्स रेनी
आउटसाइड। तो हमारा सिस्टम इस टेक्स्ट को कभी समझ नहीं पाएगा, तो हमें उसको एक वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम वर्ड एम्बेडिंग कहते हैं। तो ये वेक्टर हर वर्ड के लिए एक ही डायमेंशन का होगा। लाइक अगर इट्स के लिए हम एक एम्बेडिंग लेते हैं 5 डायमेंशन का, 1 2 3 4 5, तो इस एम्बेडिंग वर्ड एम्बेडिंग ने क्या किया, इट्स को इस 5 न्यूमेरिकल वैल्यू में स्टोर किया, क्योंकि हमारा आर्किटेक्चर न्यूमेरिकल वैल्यू ही समझ सकता है। और ऐसे ही हमने हर वर्ड को 5 न्यूमेरिकल वैल्यू में स्टोर किया है। मैं 5 एक एग्जांपल ले रहा, ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा, क्योंकि हमारा सिस्टम टेक्स्ट नहीं समझ सकता, इसलिए हम उसको न्यूमेरिकल में चेंज करते हैं, उसको कहते हैं वर्ड एम्बेडिंग। तो यहाँ पे इनपुट लिया हमने, उसको एम्बेडिंग किया, इनकोडर में डाला हमने सिक्वेंशियली, उन पूरे सेंटेंस का एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जनरेट हुआ, और उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को हमने डिकोडर में भेजा, और डिकोडर ने उसका ट्रांसलेशन किया और उसको शॉर्ट मैक्स में भेज के नॉर्मलाइज किया, और फिर हमारा आउटपुट निकला कुछ। तो ये हमारा पेपर था 2014 या 15 का, सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग विथ न्यूरल नेटवर्क। तो अब हम देखते हैं कि इस पेपर में लाइक सब कुछ हमें सही लग रहा है, ओके ट्रांसलेट तो कर रहा है, तो फिर हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत कहाँ पड़ी? तो नहीं, इसमें हमारे पास फ्लॉज थे। तो अगर हम इसके फ्लॉज देखें तो दिस आर्किटेक्चर वर्क परफेक्टली अप टू 30 बट आफ्टर दैट इट ओके। तो अगर इसके फ्लॉज देखें तो 30 वर्ड अगर हम इनपुट देते थे, लाइक हम किसी 30 वर्ड का एक सेंटेंस दे रहे हैं या 2-3 सेंटेंस दे रहे हैं, उसको ये परफेक्टली ट्रांसलेट कर पाता था। लेकिन अगर हम 30 से ज़्यादा देते थे तो ये आर्किटेक्चर कंफ्यूज होता था और ऐसे परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं दे पाता था। ये सबसे बड़ा डिमेरिट था इस आर्किटेक्चर का। दूसरा है कि हम इनपुट को कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में समराइज़ करना चाहते हैं, पर अगर इनपुट बहुत बड़ा हो गया तो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर सब अच्छे से स्टोर नहीं कर पाएगा। ओके, तो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट वेक्टर क्या है? ये समराइजेशन ऑफ इनपुट है। लाइक हमने जितना भी बड़ा सेंटेंस दिया है, लाइक मान लेते हैं कि हमने 200 वर्ड का एक पूरा पैराग्राफ दे दिया है बुक का, तो सारा का सारा एक साथ कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में स्टोर होगा, और उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को अगर हम डिकोडर में भेज देंगे तो डिकोडर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा कि लाइक कौन सा इनपुट कौन सा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के लिए है। तो लाइक इतना बड़ा सेंटेंस किसी एक वेक्टर को और फिर पूरे वेक्टर को किसी डिकोडर में जाके ट्रांसलेट करना, तो वो बहुत इम्पॉसिबल है और बहुत सारे गलत ट्रांसलेशन बना के दे सकता है वो। तो ये आर्किटेक्चर हमारा फेल हो गया था, 30 वर्ड से ऊपर कुछ नहीं कर पा रहा था। और तीसरा अगर मैं डिमेरिट ये बताऊँ तो तीसरा डिमेरिट ये भी है कि हम सीक्वेंसिकली अगर ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि LSTM में तो हम सीक्वेंशियली अपना इनपुट डाल रहे हैं जिसका कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, फिर डिकोडर में जा रहा, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और हम बहुत बड़े डाटा को कभी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, हमने पहले पेपर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। ये रहा उसका इमेज, और अगर आपको पेपर पढ़ना है तो मैं दिखाता हूँ। ये रहा वो पेपर, आप इस साइट पे जाके पढ़ सकते हो उस पेपर को। यहाँ पे सारे कोर्स, मीडिया, डेमोज सब कुछ दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो इस पेपर को। अच्छा, अगर और फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसको लिखना हमारे कमेंट सेक्शन में, हो सके तो मैं रिप्लाई दूँगा। मैं ट्राई करता हूँ कुछ और इमेज को देख के समझाने का। ओके, अब हम नेक्स्ट पेपर में चलते हैं। कर रहे हैं, उसका नाम है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन बाय जॉइंटली लर्निंग द अलाइन एंड ट्रांसलेट। तो अटेंशन बर्ड सबसे पहले इस पेपर में इंट्रोड्यूस हुआ था, और अटेंशन क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने पिछले आर्किटेक्चर में क्या किया था, हमने इनपुट लिया था और सारे के सारे इनपुट का एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनाया था, और इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को हमने डिकोडर में डाला था और उससे हमारा आउटपुट आया था। ये हमारा पहले का है, यहाँ लिखा है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया था, टर्न ऑफ द लाइट्स,
और ये सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बन के गया डिकोडर में। ये डिकोडर है और उसमें हमारा ट्रांसलेट होके आया था लाइट बंद करो। पर अगर हम बहुत ही ऐसे ध्यान से सोचें तो अगर हमें लाइट वर्ड प्रिंट करवाना है आउटपुट में, तो लाइट वर्ड का रिलेशन टर्न के साथ या ऑफ के साथ बिल्कुल नेग्लिजिबल है। लाइक हमें लाइट वर्ड प्रिंट करवाने के लिए सिर्फ लाइट की ज़रूरत है, हमें उसके लिए टर्न और ऑफ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम पूरा का पूरा इनपुट का कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बना के किसी डिकोडर को दे रहे हैं तो वो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि उसमें यूजलेस वर्ड्स बहुत सारे हैं, यूजलेस वेक्टर्स बहुत सारे हैं। तो हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि जो हमें प्रिंट करवाना है वो हम ये देख सकें कि वो कितना ज़्यादा मैच करता है हमारे इनपुट वेक्टर से, मतलब इनपुट जो हमारा है उससे कितना ज़्यादा मैच करता है। लाइक अगर हमें बंद प्रिंट करवाना है तो हमें टर्न से मतलब है, ऑफ से मतलब है, हमें लाइट से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। कि हम, अगर आप ध्यान से सोचो तो बंद को लाइट से क्या है, अगर हम इन दोनों के रिलेशन को मैच करें तो इनका रिलेशन बहुत डीप आएगा। अगर मैं इन दोनों की लाइन को बनाऊं तो ये दोनों बहुत रिलेटेड है, बट ये रिलेटेड नहीं है। तो एग्जैक्टली सेम अटेंशन यही होता है। अटेंशन ये होता है कि हम इनपुट और आउटपुट, किस इनपुट के लिए कौन से आउटपुट मैक्सिमम मैच करते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं अटेंशन की तरह, अटेंशन से। तो पहले हम क्या करते थे, सारा का सारा लाइन का कॉन्टेक्स्ट वेक्टर भेजते थे डिकोडर में, पर अब जो है हमें इनपुट के साथ भेजने की ज़रूरत नहीं है, हमें सारे इनपुट भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें लाइट्स के लिए मैंने यहाँ बना रखा है ऑलरेडी, आप देखो। तो लाइट प्रिंट करवाने के लिए हमें लाइट, ये पिंक वाला जो लाइन है फर्स्ट वाला, ये लाइन ये बहुत डार्क है क्योंकि ये लाइट से लाइट में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लाइक सेंस बना रहा। और अगर हम दा के साथ देखें तो ये पिंक वाला बहुत ही लाइट है, लाइक कम ब्राइटनेस है उसका, ऑफ के साथ कम ब्राइटनेस है, टर्न के साथ कम ब्राइटनेस है। लाइक लाइट का, लाइट आउटपुट का लाइट इनपुट के साथ मैक्सिमम रिलेशन है। हम बंद शब्द का देखें, एक्चुअली आपको अगर हिंदी नहीं आती होगी तो ये इंग्लिश तो हिंदी ट्रांसलेट हो रहा। अगर हम बंद शब्द का देखें तो बंद शब्द का हमारे टर्न के साथ मैक्सिमम रिलेशन है, ऑफ के साथ मैक्सिमम रिलेशन है, पर दा के साथ नहीं है, लाइट के साथ नहीं है। और एग्जैक्टली इसी को हम अटेंशन कहते हैं। सॉरी गाइस, ये नोटिफिकेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, सॉरी यहाँ पे वेक्टर होना चाहिए, इज़ वेटेज ऑफ सम ऑफ इनकोडर का हिडन कह सकते हैं। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर क्या है, वो वेटेज है इनपुट के इनकोडर का। अगर अटेंशन ये बताता है कि कौन से इनपुट का वेटेज ज़्यादा होगा किस वर्ड को प्रिंट करने के लिए। ये बहुत ही सही सेंटेंस लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा अटेंशन होता क्या है। द आर्किटेक्चर भी परफेक्टली वर्किंग ऑन, अच्छा ये ओके, पहले हम इसके पेपर को देख लेते हैं। ओके, हम ये वाला पेपर देख रहे हैं। तो आप जनरली जो है अगर कोई ब्लॉग पर हो तो आपको ये वाला दिखेगा इमेज उसके अंदर। तो इस इमेज को समझना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये इंग्लिश पार्ट है, मैं लिख नहीं सकता, सॉरी। ये इंग्लिश पार्ट है, ऊपर वाला एक्स एक्सिस और नीचे वाला वाई एक्सिस फ्रेंच है, तो हमें फ्रेंच नहीं पता है। और इसमें ऐसा हुआ था कि ये 1 2 3 4 5 6 और 7th वर्ड जो फ्रेंच का है वो इंग्लिश के ये 6 और 7th वर्ड से लाइक वो मैच नहीं कर रहा था। लाइक हम अगर डायरेक्ट ट्रांसलेट करें तो वो मैच, जैसे मैं अगर कोई एग्जांपल लूँ, आई हैव सीन ए साइकिल कैरिंग ए पर्सन, तो या ए पर्सन कैरिंग ए साइकिल। तो इन दोनों वर्ड्स में हमारा मशीन बहुत कंफ्यूज होगा, इसका चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि साइकिल पर्सन को भी कैरी कर सकता है, पर्सन साइकिल को भी कैरी कर सकता है। तो इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे देखते हैं कि हमें क्या प्रिंट करवाना है। लाइक कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहा है, उसके पिछले वर्ड क्या बता रहे हैं और उसका पिछला वर्ड क्या बता रहा है, उससे उसका अगला वर्ड डिफाइन होगा। तो इसमें वो हुआ था, हम कोई इजी सा एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आए कि लाइक, सॉरी हमको, मैं कोई
इजी से ढूंढता हूँ, वेट। एक्चुअली हमने अच्छे से डिस्कस किया है, पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी पेपर का सहारा लूँ। अगर नहीं मिले तो हम आगे का डिस्कस करेंगे इसको छोड़ के। मुझे दिख तो नहीं रहा कोई अच्छा सा। ओके, तो हम ऐसा करते हैं ना, अटेंशन में देखते हैं, इसमें हमें अच्छे से मिलेगा कि अटेंशन क्या होता है। हम उस पेपर में ढूंढ रहे हैं इसलिए नहीं मिल रहा। ओके, तो हम जो है कौन सा इमेज डिस्कस करें। सॉरी, थोड़ा लेट हुआ उसके लिए। ओके, हम ये वाला इमेज डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसमें हमारा एक इधर सेंटेंस है एक, और ये बता रहे कि जैसे हम अगर एनिमल वर्ड को लें तो एनिमल वर्ड किस लेफ़्ट साइड वाले किस वर्ड से मैक्सिमम रिसेम्बलेंस लगता है, लाइक किससे उसका प्रिंट होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, कौन से वर्ड से। तो एनिमल एनिमल, ये देखो आप, डार्क लाइन दिख रहा है आपको ऊपर वाले का, वाज के साथ है, टायर्ड के साथ है। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा एग्जांपल नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँ। लाइक ये वाला देखते हैं हम, ये ज़्यादा अच्छा है। जैक इज़ नाउ स्लीप कॉमा बिकॉज ही इज़ टायर्ड। ओके, तो हमारा ही किसके लिए है, ही की जगह पे क्या प्रिंट होना चाहिए। तो इसने दो वर्ड पे डार्केस्ट लाइन दिया, पहला है जैक, दूसरा है कॉमा। लेकिन यहाँ हम देखें इज़, फुल स्टॉप, नाउ, इज़ के साथ बहुत ही लाइट लाइन है। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हो जैसे कि इसमें इट किसके लिए यूज़ हो सकता है, स्ट्रीट के लिए या एनिमल के लिए। एक्चुअली मैं आगे पढ़ूँगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके, अब मैं अपने ही नोट से चलता हूँ। ये सबसे अच्छा आप ये सेंटेंस वापस से पढ़ लो। अटेंशन ये बताता है कि कौन से इनपुट का वेटेज ज़्यादा होगा किस वर्ड को प्रिंट करने के लिए। ओवरऑल ये काफ़ी है। जब हम सेल्फ अटेंशन पढ़ेंगे तो आपको अटेंशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छा, तो ये इस आर्किटेक्चर में हम लोग 30 वर्ड से ज़्यादा भी प्रिंट कर सकते थे, बट इसका एक बहुत बड़ा फ्लॉज ये था कि ये LSDM पे वर्क करता था, तो सिक्वेंशियल ट्रेनिंग करता था ये भी। तो सिक्वेंशियल ट्रेनिंग मीन्स बहुत टाइम लॉस, बिग डाटा को ट्रेन नहीं कर सकते हैं, एक बाय एक इनपुट जाएगा, पैरेलली कुछ नहीं होगा। तो ये वेरी स्लो, कांट ट्रेन ए बिग डाटा, नो पैरेलल ट्रेनिंग बिकॉज ऑफ LSDM। सेम मैंने जो बोला सब लिखा हुआ है। ओके, तो हमने ये दो पेपर को डिस्कस कर लिया। अब हम ट्रांसफार्मर कैसे आया उसको डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसफार्मर सबसे पहले आया था अटेंशन वाली यूनिट में, मैंने पहले बता दिया, 2017 में आया था। इसमें LSDM यूज़ नहीं होता है, ना RNN यूज़ होता है, ये पैरेलली प्रोसेस कर सकता है डाटा को। वर्क ऑन सेल्फ अटेंशन आगे पढ़ेंगे हम। कैन बी ट्रेंड पैरेलली, पता है हमें। स्टेबल हाइपर पैरामीटर्स मीन्स उसमें जो भी पैरामीटर यूज है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये नहीं कि लाइक अगर डाटा चेंज हो रहा, बहुत ही गंदा डाटा है तो हमारा वो वर्क करना बंद हो गया, लाइक बहुत कंफ्यूजिंग है, फिर भी ये अच्छे से वर्क करता है। ओके, और जनरली रिसर्च पेपर ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। ओके, अगर हम टाइम स्टैम्प देखें, एक्चुअली ये वीडियो का कंटेंट किसी और को जाता है, मैं बाद में उन्हें क्रेडिट दूंगा। अगर हम टाइम स्टैम्प देखें तो 2000 से 2014 तक LSDM वर्क करता था। 2014 में फर्स्ट बार अटेंशन लॉन्च हुआ, 2017 में फर्स्ट बार ट्रांसफार्मर वर्ड आया, 2018 में PERT GPT का दौर था, 2018 से बीच में विजन ट्रांसफ़र, अल्फ़ाफोल्ड एक एप्लीकेशन है जो कि शायद प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है, मुझे जहाँ तक पता है। 2021 में JNI बहुत यूज़ हुआ, 2022 से 24 में ChatGPT, अभी पता ही है आपको कितना ज़्यादा बूम पे चल रहा।
स्टेबल डिफ्यूज़न के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, पर ये टाइमलाइन है। ओके, तो अभी हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं, डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं, और सेल्फ अटेंशन हम कल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर एडवांटेज देखें तो हाईली स्केलेबल है। लाइक अगर हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल ट्रेनिंग करवा सकते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो टाइम कम लगेगा, ऊपर से हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक साथ ट्रेन करवा सकते हैं। और अगर हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक साथ ट्रेन करवा रहे हैं तो हमारा आउटपुट अच्छा आने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर डाटा ज़्यादा हमने दिया है तो हमारा आउटपुट परफेक्ट आने का चांस ज़्यादा है। तो हाईली स्केलेबल है। ट्रांसफ़र लर्निंग मुझे ज़्यादा नहीं नॉलेज है इसके बारे में। थर्ड, मल्टी मॉडल इनपुट आउटपुट, हमने ये कल भी डिस्कस किया था। इमेज टू टेक्स्ट, ऑडियो टू टेक्स्ट, इमेज टू ऑडियो, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं ट्रांसफार्मर। ये किसी एक डाटा टाइप पे लिमिटेड नहीं है कि हम टेक्स्ट देके टेक्स्ट या आउटपुट लेंगे। फोर्थ, फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर मीन्स हम लोग किसी स्मॉल चेंज को करके उस आर्किटेक्चर को किसी और तरह से यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं दिखाता हूँ, हमने अभी देखा था ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर ये था। तो हम लोग शायद ये वाला मल्टी हेड अटेंशन या फीड फॉरवर्ड को हटा के, या लाइक लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से किसी एक स्टेप को हटा के हम लोग एक नया आर्किटेक्चर बना के एक नया तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। और मैंने कल भी बताया था ये बाकी सारे आर्किटेक्चर के साथ अच्छे से कंपेटेबल होता है। तो हम लोग एक दो आर्किटेक्चर को मिला के उसको फंक्शनिंग में ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, पाँचवा इकोसिस्टम। अभी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बूम पे है, तो अभी इसका इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। लाइक बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको, क्योंकि इसके टूल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, ब्लॉग मिल जाएंगे, बहुत सारी लाइब्रेरी मिल जाएंगे। हगिंग फेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइब्रेरी है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इजीली कैन बी इंटीग्रेटेड इन अदर एआई, तो ये मैंने यहीं पे डिस्कस कर लिया था ऊपर। एप्लीकेशंस देखे हम तो वैसे मैंने कल कुछ दिखाया था, लेकिन ये कुछ मोस्ट फेमस एप्लीकेशंस हैं ट्रांसफार्मर के। पहला है चैट जीपीटी, हमें पता है। डेल E2, तो ये एक्चुअली क्या करता है कि टेक्सचुअल डाटा को इमेज डाटा में कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट टू इमेज। अल्फ़ाफोल्ड 2, अभी मैंने बताया ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर। ओपन एआई कोडेक्स, तो ये कोड जनरेट करता है एआई के हेल्प से। गिटहब कोपायलट, शायद आपने यूज़ किया होगा, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, पर ये नहीं कि ट्रांसफार्मर का सारा फ़ायदा ही है, कुछ नुकसान भी है। और मे बी आगे आने वाले टाइम में इससे भी बेटर आर्किटेक्चर आ सकता है। ये नहीं कि ये एकदम परफेक्ट हो चुका है, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। सॉरी। तो डिसएडवांटेज देखें तो इसके लिए हमें हाई कंप्यूटेशनल टूल्स चाहिए, लाइक कि हमें पावरफुल सीपीयू चाहिए अगर हम बहुत बड़े लेवल ऑफ डाटा को एक साथ प्रोसेस कर। ओके, हम डिसएडवांटेज एक बार और स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हाई कंप्यूटेशनल टूल्स चाहिए, लाइक हम बहुत बड़े डाटा को पैरेलली अगर प्रोसेस करवा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जीपीयू की ज़रूरत है उसके लिए, और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, हाई लेवल कंप्यूटेशनल सिस्टम की ज़रूरत है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जो भी है। हमें बहुत सारा डाटा चाहिए ऑब्वियसली। थर्ड है ओवरफिटिंग आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बेसिक आइडिया देता हूँ। लाइक मान लेते हैं कि हमारा कुछ डाटा है, ये डाटा है, हमने उसे ग्राफ पे प्लॉट किया है, और अगर हम इसका इक्वेशन बनाए, मॉडल प्रिपेयर करें, और हमने ऐसा मॉडल प्रिपेयर कर दिया, तो मे बी ये ओवरफिटिंग रिजल्ट दे। तो ओवरफिटिंग मीन्स ओवरफिट करना, वो आपको समझ में आ रहा होगा। शायद इसका सही ये रहे, ये ग्राफ इसका सही ग्राफ हो, ये ग्राफ इसका सही ग्राफ हो, पर ये ओवरफिटिंग दे सकता है। सो ये एक डिमेरिट है। एनर्जी कंजप्शन हमने पढ़ लिया। इंटरप्रिटेबिलिटी, ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमेरिट है कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर एक ब्लैक बॉक्स है, हमें अभी तक अच्छे से नहीं पता कि ये इसके अंदर होता क्या है।
हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये वर्क कैसे करता है, लाइक इसके हर स्टेप्स हमें नहीं पता है। तो इसलिए हम बहुत सिक्योर जगह पे अभी तक ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करते, लाइक बैंक में नहीं कर सकते या किसी भी बहुत सिक्योर जगह पे, या जैसे कि देश के सिक्योरिटी सिस्टम में हम ट्रांसफार्मर को अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी ब्लैक बॉक्स मॉडल है। बहुत ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है इसके हर स्टेप्स को अच्छे से समझने का, वाइट बॉक्स बनाने का, और जल्दी ही बन जाएगा, मुझे आशा है। और छठा है वायर्स एथिकल कंसर्न, लाइक ये ह्यूमन की तरह वर्क करता है लेकिन ह्यूमन की तरह सोच नहीं सकता। तो बहुत सारे एथिकल कंसर्न हैं, जैसे डाटा यूज़ करना बिना परमिशन के, या फिर ऐसा बहुत सारा एथिकल कंसर्न है। तो ये हो गया इसका डिमेरिट। थैंक यू बहुत ज़्यादा यहाँ तक वीडियो में कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल में सेल्फ अटेंशन पढ़ेंगे, या शायद हमें 2 वीडियो लग जाएगा। थैंक यू बहुत ज़्यादा इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय, पढ़ते रहो, बाय।